नमस्कार दर्शकों, हर साल की तरह इस साल भी अगस्त के पहले सप्ताह में हम लोग मनाए जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आईआईटी बॉम्बे के सितारा डिपार्टमेंट के न्यूट्रिशन ग्रुप के अंतर्गत स्तनपान पे सेशन आयोजन किए हैं। ये वीडियो उसी सीरीज में से एक है। मेरा नाम है अर्को माझी और मेरे साथ आज जुड़ रही है डॉक्टर तनिमा सिंघल। डॉक्टर तनिमा सिंघल बच्चों के स्वास्थ्य के विशेषज्ञ है और इनको इस क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा की अनुभव है। डॉक्टर तनिमा सिंघल एक प्रेगनेंसी एडुकेटर है, एक लैक्टेशन काउंसलर है और गर्भ संस्कार के विशेषज्ञ के रूप से काम करती है। डॉक्टर तनिमा, कई बार ऐसे देखते हैं कि माताएं कई सारे कठिनाइयों की वजह से या कई सारे और दुविधाओं की वजह से स्तनपान कराना बंद कर देते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दर्शकों। आज मैं डॉक्टर तनिमा सिंघल। एक बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इतने सारे फीमेल मदर्स को और बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, स्तनपान के बारे में इसमें जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है रीलैक्टेशन। रीलैक्टेशन का मतलब है कभी कोई माँ जो कि किसी भी कारणवश बच्चे को स्तनपान कराने में असमर्थ रही या फिर वो नहीं करा पाई या कराते हुए उसने बीच में छोड़ दिया किसी भी वजह से, तो वो माँ अगर हमारे पास आती है और आकर के अगर दोबारा लैक्टेशन यानी दोबारा स्तनपान कराना चाहती है तो उसको हम लोग रीलैक्टेशन बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि रीलैक्टेशन होता किस वजह से है या क्यों हो जाता है रीलैक्टेशन, हमें क्यों इस प्रोसेस पे काम करना पड़ता है। तो हम जैसे जानते हैं कि कई बार माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, उनका वो अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य देना चाहती हैं। तो उसमें घर वालों में अगर घर में से बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं हो और मदर को ये बार-बार रियलाइज़ कराया जाए कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, माँ के दूध के ऊपर बच्चे का पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर ये घर में सब लोग बोलते हैं या फिर उसको सोसाइटी में कभी कोई घर आया, उसने कहा कि बच्चे का वज़न कितना कम है, कितना दुबला-पतला बच्चा है। तो कई बार माँ अपना कॉन्फिडेंस खो देती है या उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में मदर उसको बच्चे को ऊपर का दूध सप्लीमेंट करने लग जाती है और धीरे-धीरे करके सप्लाई एंड डिमांड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से माँ का स्तनपान का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो ऐसी माएँ हमारे पास कई बार रीलैक्टेशन के लिए आती हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जॉन्डिस हो जाए या बच्चे को कोई वजह से अगर वो बीमार हो और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाए या फिर माँ को कोई बीमारी हो जाए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाए जिससे माँ और बच्चे का जुड़ाव ना रह सके, उस केस में भी लंबा गैप हुई होने वजह से कई बार माँ का स्तनपान का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होने की वजह से मिल्क का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से माँ बाद में रीलैक्टेशन के आती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चलते या किसी और वजह से कोई ऐसी क्राइसिस घर में या ऐसी कई बार स्थिति या परिस्थिति आ जाए जिसमें माँ बच्चे को दूध ना पिला पाए, तो उस कंडीशन में भी माँ का दूध धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसी माएँ भी बाद में हमारे पास रिलैक्टेशन के लिए आती हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे शुरुआत से ही ऊपर के दूध या डब्बे के दूध पे होते हैं, लेकिन उनको वो दूध अगर सूट नहीं कर रहा होता है तो माएँ कई बार स्तनपान की तरफ दोबारा आकर्षित होती हैं। इसके अलावा कई बार हमारे समाज में लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि 4 महीने के बच्चे को या 5 महीने को बच्चे को लोग ऊपर का सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं, ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं। जब माँ को ये लेकिन बाद में कई बार माँ को पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं था, मुझे इतना जल्दी वीन नहीं करना चाहिए था, तो माँ कई बार रिलैक्टेशन के लिए भी इस कंडीशन में भी आती है। इसके अलावा लास्ट होता है कि कई बार माँ को बाद में रियलाइज होता है, उसको शुरू में उतना सपोर्ट नहीं मिला, उतना उसको साथ फायदा नहीं हुआ उसको कि उसको घर में कोई सपोर्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से माँ को सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से, सही काउंसलिंग ना मिलने की वजह से उसने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाई और बाद में उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी माएँ हमारे पास आती हैं। डॉक्टर तनिमा, क्या आप ये बता पाएंगे कि इसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है? ओके, देखिए रिलैक्टेशन जो है वो बेसिकली उसकी जो फिजियोलॉजी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ब्रेस्ट के अंदर कुछ सिक्रीटरी एल्वियोलाई होते हैं। तो सिक्रीटरी एल्वियोलाई जो होते हैं वो स्तन के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसके अंदर होते हैं, वो उनकी ग्रोथ की जाती है रिलैक्टेशन के पूरे प्रोसेस में।
उसके बाद जो सिक्रीटरी एल्वियोलाई होते हैं, उसमें से दूध का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, उसमें दूध बनना स्टार्ट होता है। तो जब ये दूध बनना स्टार्ट होता है, उसको हम लोग माँ को जब रेगुलरली दूध को एक्सप्रेस यानी निकालने को बोलते हैं, तो वो रिमूवल होता है। तो रिमूवल से हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई की चेन है वो मेंटेन होना स्टार्ट होती है। तो जब रेगुलरली मिल्क को हम एक्सप्रेस करते हैं, निकालते हैं, तो डिमांड क्रिएट होती है और माँ का जो दिमाग होता है वो उसके हिसाब से काम करना शुरू करता है और सप्लाई का बंदोबस्त होता है दिमाग के अंदर। तो उस तरह से सप्लाई और डिमांड की चेन यहाँ से एस्टैब्लिश होकर के स्तनपान के लिए दोबारा यानी कि रीलैक्टेशन पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर तनीमा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बॉडी के हर एक प्रोसेस के लिए काफी सारे हॉर्मोन्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, रिलैक्टेशन के लिए भी हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है जी, और ये हॉर्मोन्स की भूमिकाएं क्या है? ओके। स्तनपान के अंदर दो बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स काम में आते हैं वो है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में पहले हम जानते हैं। जब रिलैक्टेशन के दौरान हम माँ को जब ये बोलते हैं कि बच्चे को आप अपने स्तन पे लगाइए, तो जब बच्चा स्तन पे आकर के सकिंग स्टार्ट करता है, तो वहां से जो सेंसरी इम्पल्सेस यानी उसके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है, जब बच्चा निपल पे सक करता है, वहां से प्रोलैक्टिन बनना स्टार्ट होता है। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है लैक्टेशन में और रिलैक्टेशन में भी। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो निपल स्टिमुलेशन के कंट्रोल में होता है। जब निपल स्टिमुलेशन होती है तो प्रोलैक्टिन बनना स्टार्ट होता है और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये जो सिक्रीटरी एल्वियोलाई जो ब्रेस्ट के अंदर होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वहां पे जो सिक्रीटरी एल्वियोलाई है वो दूध बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, जो कि सक्लिंग के रिस्पॉन्ड में आता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम होता है, वो जो दूध ब्रेस्ट में बन रहा है, स्तन के अंदर जो दूध बन रहा है उसको पुश करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए काम करता है। तो जो वहां पे ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं उससे जो दूध बनता है वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो उसको आगे की तरफ पुश करता है दूध को और बच्चे को दूध मिलना स्टार्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन काम करते हैं। डॉक्टर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रिलैक्टेशन के सफलता की कुंजी क्या है? रिलैक्टेशन जैसे कि सुनने में भी और जैसे कि अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है और ये है भी, बिकॉज माँ और बच्चे का जब दोबारा मतलब हम जब उनको वापस दोनों को आपस में जोड़ते हैं इन द सेंस कि बच्चे को माँ के ऊपर जब लैचिंग कराते हैं, बच्चा जब माँ के नजदीक जाता है, दोबारा उसके स्तन के ऊपर जब वो सकल करना स्टार्ट करता है, तो माँ के अंदर हार्मोन्स का स्त्राव फिर से बहुत अच्छे से होने लगता है। तो ये होता है सकलिंग। तो जब बच्चा माँ के स्तन पे सकलिंग करे, उसके बाद उस दूध जो बना है उसको रेगुलरली निकाला जाए, उसको एक्सप्रेस किया जाए। और जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं तो हार्मोन प्रोलैक्टिन उसका इंक्रीज होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन से वो दूध आगे बढ़ता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट कुंजी या की तरह काम करते हैं रिलैक्टेशन। डॉक्टर, ये रिलैक्टेशन के समय हमें ऐसी कौन सी चीजों की ध्यान रखना चाहिए, जरा आप दर्शकों के लिए बताइए। जब कोई माँ हमारे पास रिलैक्टेशन के लिए आती है तो कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे पहला पहला होता है कि माँ ने किस तरह वजह से या किस हालात में बच्चे को दूध पिलाना बंद किया था, उसकी हमें एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होती है ये वजह जानने के लिए कि किस वजह से माँ ने दूध पिलाना बंद किया था। तो उसमें जब हम ये जानते हैं कि बच्चे ने दूध क्यों पीना बंद किया था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। माँ अगर एक बड़ी फैमिली में रहती है और माँ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है पूरे घर की देखभाल करने की, या उसका एक और 2-3 बच्चे पहले हैं या एक बच्चा पहले है, उनकी भी देखभाल माँ को अकेले करनी है। इसके अलावा माँ के क्या गोल्स हैं, वो अपने बच्चे को कब तक दूध पिलाने का प्लान कर रही है, क्या उसको पूरी नॉलेज है इसके बारे में, या उसने सिर्फ कहीं पे सुना और उसको लगा कि मैं भी कर लूं। तो ये सारी चीजें हमको हिस्ट्री में लेनी पड़ती है और ये भी हमको समझना पड़ता है कि माँ का क्या रूटीन है, उसके पास कितना टाइम है कि वो दोबारा रिलैक्टेशन का जो प्रोसेस है उसपे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके और उसके ऊपर काम कर सके।
इसके अलावा ऑब्स्टिकल्स उसके क्या क्या आएंगे आगे, क्योंकि रीलैक्टेशन में बहुत ज्यादा हमको पेशेंस की जरूरत पड़ती है। विल पावर जो है मदर का वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वहां पर हमको ये देखना होता है कि माँ जो है हमारे पास जो आई है उसका किस तरह का मेंटल स्टेटस भी है, उसको कितनी जानकारी है रिलैक्सेशन के बारे में। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हैं माँ को रिलैक्सेशन प्रोग्राम में लेने के लिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज होती है वो बच्चे की उम्र क्या है। बच्चा की उम्र की आप ये चीज कैसे आती है, माँ ने बच्चे को कितने दिन पहले दूध पिलाना बंद किया था, तो हमें इस फैक्टर पे काम करना होता है। ये टाइम ड्यूरेशन अगर कम होता है तो रिलैक्टेशन आसान है, ज्यादा आसान है। बट यही अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है तो उसमें थोड़ी सी टाइम टेकिंग होता है। तो माँ का जो उसको मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि इतने दिन का अगर प्रोसेस है तो मुझे इसके अंदर कंसिस्टेंटली इसको करना है। इसके अलावा उसके घर में किस तरह की हेल्प उसको मिलेगी, किस तरह की उसको सपोर्ट मिलेगा, क्या उसके घर वाले या उसका समाज इस चीज के लिए दोबारा कराने के लिए सपोर्टिव है, हमको ये भी देखना पड़ता है। इसके अलावा हम मेडिसिन की जब बात करते हैं तो कुछ मेडिसिन यूज होती हैं रिलैक्सेशन में। तो पहले हमको माँ का ये भी जानना होता है कि क्या वो मेडिसिन लेना चाहती है या वो और बिना मेडिसिन के भी कराना चाहती है। तो ये सारा सक्सेस जो रिलैक्सेशन का है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो कि मैंने आपको अभी बताया, जिनके ऊपर हमें बात करनी होती है माँ के साथ और उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ता है और उसके लिए पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ता है। डॉक्टर तनीमा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस समय पे माँ अगर स्तनपान छोड़ रही है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। देखिए, रिलैक्टेशन का जो प्रोसेस है ना उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाना कितने दिन पहले बंद किया था। तो अगर सपोज 1 साल का बच्चा है और माँ ने अभी उसको पिछले महीने ही दूध पिलाना बंद किया था जब बच्चा 11 महीने का था, तो इस केस में माँ को बच्चे बच्चे को दोबारा स्तनपान पे लाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यही बच्चा अगर साल भर का है और माँ ने उसको 5 महीने पे दूध पिलाना बंद कर दिया था, तो इसमें हमारा जो काम है उसमें मेहनत ज्यादा है उसके साथ। तो ये टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम पीरियड से माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही। तो ये इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जितना कम टाइम होगा उतना दोबारा लाना आसान होगा और जितना वो टाइम पीरियड दूर होगा उतना ही टाइम उसमें ज्यादा लगेगा रिलैक्सेशन पे। डॉक्टर, आप लोगों का तो कोशिश यही रहेगा कि ये पूरा प्रोसेस नेचुरली हो, ये पूरा प्रोसेस खुद से हो, एक माँ को आत्मनिर्भर बनाया जाए इस प्रक्रिया में। पर क्या कोई दवाई या जड़ी बूटियां भी है जो इस प्रोसेस को और थोड़ा आसान बनाते हैं? रिलैक्टेशन के लिए या लैक्टेशन के लिए ही कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम गैलेक्टोगॉग्स बोलते हैं। गैलेक्टोगॉग्स भी मेडिसिन के फॉर्म में भी आते हैं और हर्ब्स के भी फॉर्म में आते हैं, यानी जड़ी बूटी के फॉर्म में भी आते हैं। तो जो मेडिसिन के फॉर्म में आते हैं उसके बारे में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। और जड़ी बूटियों के लिए कई बार हमारे समाज में घरों में बहुत सारी ऐसी जो किचन में इस्तेमाल उनके रसोई में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे अजवाइन हो गया, जीरा हो गया या फिर लहसुन होगी, ये मदर्स ऑलरेडी यूज कर रही होती हैं। तो हम जब उनको इसी प्रोसेस में दोबारा बताना शुरू करते हैं तो उनको वो चीजों में आसान लगता है, ये तो घर में ही है चीजें सारी, तो इनको हम कर सकते हैं। तो कुछ घर के ऐसे किचन के मसाले और उसके साथ में कुछ जड़ी बूटियां भी होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इस प्रोसेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना माओ के लिए कि अगर वो दोबारा रिलैक्टेशन करना चाहती हैं, दोबारा बच्चे को स्तनपान कराना चाहती हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है, आप ट्राई कर सकती हैं। और साथ साथ इसकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे माँ को अपना पानी का इंटेक बहुत अच्छा लेना चाहिए। माँ को अपना पानी का इंटेक जिससे उसका हाइड्रेशन अच्छा हो, ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से दूध जो है वो अच्छा बने। इसके अलावा थोड़ा सिकाई वगैरह बताई जाती है माओ को, थोड़ा मसाज करने को बताया जाता है। तो इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं जो कि नेचुरल हैं, जिनको प्राकृतिक तरीके से हम दूध बढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं। डॉक्टर तनीम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे माँ का दूध नहीं पी रही है तो कुछ और दूध पी रही है, तो उससे माँ का दूध में हम उसको वापस कैसे लाए, ये ट्रांजिशन कैसे संभव है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि जब माएँ हमारे पास आती हैं तो वो यही पूछती हुई आती है कि मैं कब अपना दूध वापस पिला पाऊंगी। तो उसपे वहां पर हम माँ को समझाते हैं कि ये प्रोसेस है और हम धीरे धीरे करके इस पे काम करेंगे। तो जब माँ बच्चे को अपने दूध पे धीरे धीरे लाती है तो वो जो उसके अलावा जो भी दूध दे रही होती है
उसकी क्वांटिटी हम धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके कम करते जाते हैं। और माँ के दूध को, जब बच्चे को माँ के साथ हम जुड़ाव करते हैं, तो माँ का दूध जो बढ़ता है धीरे धीरे करके, वो माँ को खुद दिखने लगता है और उसका खुद का कॉन्फिडेंस, उसका खुद का विश्वास बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब वो देखती है कि बॉटल में जो दूध था वो अब बॉटल वाला दूध बच्चा कम कर दिया है और हमारा माँ का दूध अब ज्यादा पीने लग गया है, तो इससे ये बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। और मैंने देखा है जब माएँ इस प्रोसेस में आती हैं तो उनकी जो खुशी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। डॉक्टर तनीमा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, क्या ये हर बार काम करते हैं, हर एक माँ के लिए काम करती है, और अगर नहीं काम करे तो हमें और क्या करना चाहिए? देखिए, रिलैक्टेशन का जो प्रोसेस है, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जब हम माँ को इसमें एनरोल करते हैं। क्या होता है, माएँ जब शुरुआत में आती हैं इस प्रोसेस के लिए, तो वो बहुत इसको लेकर के एक्साइटेड होती हैं कि मैं अपने बच्चे को वापस में ले आऊँगी अपने। धीरे-धीरे करके जब इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अ, हर माँ जो है वो अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहती है, बट या साथ ही साथ वो भी खुद एक इंसान है जिसको एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सपोर्ट सिस्टम हम एज़ अ डॉक्टर तो देते ही हैं, बट उसकी फैमिली का, उसके हस्बैंड का, उसकी उसके घर में और लोग, उसके समाज का बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनका सपोर्ट सिस्टम। तो कई बार क्या होता है कि वो सिस्टम अगर अच्छा मजबूत नहीं होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बार ये सक्सेसफुल ही होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रोसेस के को बीच में रोक सकते हैं। तो ये चीज है कि, लेकिन हाँ, अगर माँ को जो जो चीजें बताई जाती हैं वो सब अगर वो ठीक से करती है, तो उसके चांसेस सबसे अच्छे होते हैं। बट उसके अंदर अगर वो कुछ चीजों को मिस कर रही है, या फिर वो मेंटली, क्योंकि जब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो वो फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है माँ का स्ट्रॉन्ग होना। तो अगर माँ मेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका सपोर्ट सिस्टम वीक है, तो भी इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो यस, ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि ये सक्सेसफुल है, बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है कि हमने रिलैक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया और माँ को उसमें सक्सेस नहीं मिली, ऐसा भी केसेस हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक क्वेश्चन और पूछा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है या हम क्या करते हैं क्या? तो पहले तो हम जानते हैं कि क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से माँ ऐसा इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाई, या क्या ऐसा रहा जिसमें उस प्रोसेस को बीच में रोकना पड़ा। अब इसको जानने के बाद हम माँ की काउंसलिंग करते हैं। अगर माँ को दूध जितना उसने एक्सपेक्ट किया है कि इतना दूध तो हो ही जाता अब तक, और सपोज उतना दूध नहीं बन रहा है, तो हम माँ को समझाते हैं कि क्वांटिटी पे आप नहीं जाते हो। अगर दूध थोड़ा भी बच्चे को मिल रहा है माँ का, तो वो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसके जो जर्म किलिंग सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो वो थोड़ा भी अगर मात्रा में बच्चे को मिल जा रहे हैं तो वो उसके लिए फायदेमंद ही होंगे। इसके अलावा हमको एक बात ये समझनी होती है कि जो स्तनपान का पूरा प्रोसेस है, वो सिर्फ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो माँ और बच्चे के सामीप्य और सामंजस्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। जब बच्चा माँ के पास आकर के ब्रेस्ट फीडिंग करता है, स्तनपान करता है, तो माँ और बच्चे का जो बॉन्डिंग होती है, उससे माँ के खुद के डेवलपमेंट के लिए और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बच्चे का जो ओरल डेवलपमेंट होता है, उसकी जो ओरल कैविटी होती है, तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनका ओरल कैविटी जो है वो ज्यादा स्वास्थ्य होती है, स्वस्थ होती है, और उनको डेंटल ट्रीटमेंट्स भी कम लेने पड़ते हैं अपनी फ्यूचर लाइफ। डॉक्टर तनीमा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कई माताओं को थोड़ा अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ती है, तो क्या-क्या अतिरिक्त सहायता माताओं को मिले तो उनके जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ जाए? रिलैक्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट की जरूरत होती है वो है इमोशनल सपोर्ट। माँ को एक लगातार उसको मोटिवेट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बहुत लोज फील करती है माँ, क्योंकि उसको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही होती है बच्चे के साथ। बच्चा भी ज्यादा रोता है बिकॉज उसको अभी आदत नहीं होती है माँ के दूध पे आने के लिए दोबारा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें माँ को ये लगातार समझाना होता है कि आपको अपने ऊपर काइंडनेस रखनी है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेटिफिकेशन, ये एक थैंकलेस जॉब है।
कई बार माँ जितने एफर्ट्स कर रही होती है, जितनी मेहनत कर रही होती है, उसको रिकॉग्नाइज कोई नहीं कर रहा होता है। तो वहां पर हमको लगातार उसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना होता है, जो कि उसको मोटिवेट रखता है। इसके अलावा बीच बीच में कई बार ऐसे कंडीशंस होते हैं जब माँ आपके पास क्राइसिस की सिचुएशन में आती है कि नहीं हो रहा कुछ भी, अब नहीं हो रहा, वो कई बार हिम्मत हारती है। तो वहां पर फिर मैंने बोला इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस तो समझाना माँ को बहुत आसान है कि बार बार बच्चे को दूध पिलाओ, बार बार लगाओगी तो दूध बढ़ेगा, बट इसके साथ साथ उसको इस प्रोसेस पे रखते रहना कि ये करना है, इसके साथ में आज ये करना है, और फिर उसको धीरे धीरे रियलाइज कराते रहना कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे हम आ गए हैं, उसको पीछे दिखाना कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ आ गए। ये सारा काम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक बहुत इमोशनल जर्नी होती है। और मैंने अभी तक जितनी भी माओं के साथ रिलैक्सेशन के प्रोग्राम्स किए हैं, उन सबके साथ मेरी बॉन्डिंग पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशनशिप से ज्यादा हो गई है। वो अब मेरे साथ एक एज अ फ्रेंड है। तो बेसिकली हमको इस प्रोसेस में एज अ फ्रेंड होकर के ही उनके साथ ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, इसमें अगर घर वाले और समाज भी अगर साथ में आ जाता है, तो उसके चांसेस सबसे अच्छे हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट सिस्टम। डॉक्टर तनीमा, आपसे काफी कुछ समझने में आ रहा है रिलैक्सेशन के बारे में। मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सारा चीजें सुन के, और उनको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। जो मदर्स अभी रिलैक्सेशन करने के लिए जा जाएंगे, या जो मदर्स अभी स्तनपान जिनका बंद हो रखे हैं कोई कठिनाइयों के लिए, हमें उम्मीद है कि उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है रिलैक्सेशन पे। डॉक्टर तनीमा, क्या आप ऐसे एक माँ की कहानी शेयर कर सकते हैं जो आपने देखे हैं? एक केस जो था पूरा, जो मेरे दिल के सबसे नजदीक है, और वो मदर मुझसे आज भी कनेक्टेड है। तो इनका सबसे पहले मेरे पास फोन आया था, और फोन पे उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही पूछा कि आप रिलैक्सेशन करती हैं। तो एकदम सडनली सीधे ये क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप आइए, मिलिए मुझसे आकर के। तो उसने कहा नहीं, मुझे पहले आप ये बताइए कि आप रिलैक्सेशन के बारे में क्या जानती हैं। तो मैं समझ गई थी कि वो माँ बहुत परेशान है, और वो ढूंढ रही है एक हेल्प के लिए। तो उसकी बातों से जो एक एंजाइटी आ रही थी ना, वो मैं समझ पा रही थी। तो मैंने उसको पहले बोला कि ठीक है, मैं अभी आपको 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ, आप पहले रिलैक्स हो, आप आराम से बैठो, फिर हम बात करते हैं। और उसके बाद 5 मिनट बाद मैंने उसको कॉल बैक किया, और अराउंड हमारी 45 मिनट्स करीब बात हुई। उसने मुझसे इतनी चीजें पूछी, और मैंने सब उसको ठीक से बताया, और उसके 1 घंटे के अंदर वो मेरे क्लिनिक पे आ गई। क्लिनिक पे आने के बाद, उसके बाद उसने जितनी चीजें पूछी ना उस दिन, और जितनी चीजें मुझे बताई, उसके बाद मुझे समझ में आया कि वो मुझसे इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा था उसने। उसने आके मुझे बताया कि उसने बच्चे को 2-3 महीने दूध पिलाया है बस खाली शुरुआत में, और उस समय उसको कोई ठीक से समझाने वाला नहीं था, कोई ठीक से बताने वाला नहीं था। वो फोन पे सर्च करती रहती थी, लेकिन क्योंकि डिलीवरी अभी हुई थी तो कमजोर थी, तो जब फोन पे बहुत सर्च करती थी तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता था, तो वो उसको मतलब उतना नहीं देख पाती थी। उसके अलावा डॉक्टर से पूछती थी, कोई ठीक से गाइड नहीं करता था, घर में भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो अपनी तरह से बच्चे, उसका ब्लीडिंग भी हुई निपल से, बहुत दिक्कतें भी हुई, दर्द भी होता था उसको दूध पिलाने में, बट कैसे करके उसने 3-4 महीने काटे। उसके बाद से वो दूध नहीं पिला पाई। 6 महीने के बाद उसको कहीं से पता चला कि रिलैक्सेशन कुछ होता है। उसने अपने डॉक्टर को जाकर के पूछा कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 6 महीने हो गए, अभी क्या करोगी करके, अब छोड़ दो। तो इसके, लेकिन इसने क्योंकि पढ़ा था कहीं पर, तो ये उसको ढूंढती रही। जब ये मेरे पास आई है, तब उस समय इसका बच्चा 11 महीने का था। आप इमेजिन करो, 6 महीने से लेकर के, उसके बच्चा जब 6 महीने का था, तब से लेकर के जब बच्चा 11 महीने का हो गया, उसको ठीक से कहीं पे कोई गाइडेंस नहीं मिली। तभी मैं समझ रही थी जब उसने मुझे फोन पे बोला ना, क्या आप रिलैक्सेशन के बारे में जानती हैं? और जब मैंने बोला यस, तो नहीं, आप पहले मुझे बताइए कि आप क्या जानती हैं। क्योंकि वो ना, वो विश्वास खो चुकी थी लोगों के ऊपर। लोग उसको कोई कुछ गाइड करता था, किसी फ्रेंड ने बोला कि जीरा का पानी पी लो, किसी ने बोला सौंफ का पानी पी लो। तो वो इन सब चीजों से बहुत हताश हो चुकी थी। और उसने आके मुझे बताया कि आपका फोन मैंने लास्ट फोन मिलाया था, इसके बाद मैं इस प्रोसेस को छोड़ देती। खैर, लकीली ऐसा हुआ कि वो हमारे साथ जुड़ी, हमने उसका प्रोसेस स्टार्ट किया। इतना फर्म डिटर्मिनेशन मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। उसको मैंने जितनी चीजें बताई थी, वो उतना करती थी रोज, बिना कोई छोड़े हुए। और 1 महीने के अंदर, मुझे आज भी याद है,
वो जुलाई 26 पे मेरे पास आई थी। और अगस्त के बाद सितंबर में जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी में सितंबर के फर्स्ट वीक में थी। उस समय उसने मुझे पहले दिन कॉल किया और मुझे बोला कि मैम आज मेरा मिल्क इतना हुआ कि मैंने पूरा एक मील बच्चे को अपना दूध दिया है। और वो उसके साथ साथ मेरे लिए बहुत खुशी का वो था कि एक पूरी मील बच्चा, एक 12 महीने का बच्चा लगभग हो गया था उसका। 1 साल के बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है एक टाइम के दूध की। तो वो अगर माँ जिसने अभी 1 महीने पहले तक कुछ भी दूध नहीं था, लाइक 1-2 बूंद कभी आता था, वो अगर 1 मील पूरा बच्चे का दूध दे पाई है, तो उसके कॉन्फिडेंस के साथ साथ इवन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम हर पेशेंट के साथ कुछ नया सीखते हैं। जरूरी नहीं कि हम मेडिकल चीजों के लिए सीखें, जो उनका एक स्ट्रगल होती है ना, उससे भी हम बहुत कुछ अपने लिए भी सीखते हैं। तो ये प्रोसेस जो था, उसके बाद धीरे धीरे तो फिर हम पीछे मुड़ के हमने देखा ही नहीं, फिर उस पर हम काम करते गए करते गए करते गए, और बच्चा जो था वो पूरा तरीके से माँ के दूध पे आ गया। और मतलब सॉलिड्स तो वो लेता ही था, बच्चा ऊपर का भी खाना खाता था, सॉलिड्स खाता था उसके अलावा, लेकिन जो मिल्क का उसका पूरा होता वो पूरा माँ के दूध पे था। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से पूरा चला। फिर ग्रेजुअली उसको हम लोगों ने धीरे धीरे करके वीन ऑफ किया। जब बच्चा करीब 3 साल का करीब हो गया, फिर हम लोगों ने उसको धीरे धीरे करके वीन ऑफ किया। वो तब भी नहीं चाहती थी, बट ठीक है, उसके घर वाले ये थोड़ा चाहते थे, उन्होंने मुझसे बात करी, तो उस तरह से करके फिर मैंने समझाया उसको कि ठीक है, लेट्स डू दिस। तो धीरे धीरे करके हमने उसको कम करते गए हम, और अभी वो दोनों बहुत अच्छे हैं। दे आर बोथ आर वेरी हेल्दी एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा है कि हर माँ को स्तनपान कराने का जो अनुभव है वो बहुत ही खुशी की अनुभव है उनके लिए। और ये खुशी और भी बढ़ सकती है अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले अपने फैमिली से, अपने नेबर से, अपने आसपास के लोगों से। और इसीलिए हम लोग डॉक्टर तनिमा जैसे और भी डॉक्टर से कनेक्ट किए, और आप लोगों के लिए अभी एक नया हेल्पलाइन नंबर हमने चालू किया है, जिसमें आप लोग हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, और हमारे इधर मौजूद जो डॉक्टर्स है वो आपको बताएंगे आपके समस्याओं के सुझाव के बारे में। तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप डायल कर सकते हैं कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनिमा सिंह, सेशन के लिए समय देने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ बात करके। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी आईआईटीबी टीम के लिए, जिन्होंने इस खूबसूरत तरीके से इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है। जो एफर्ट स्टूडेंट्स लिए हैं वो कमेंडेबल है। मैं लगातार देख रही हूँ टीम किस तरह से कांटेक्ट कर रही है हम लोगों के साथ, टीम कितनी मेहनत कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आईआईटी के स्टूडेंट्स एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर हम आज भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, चीजों को समझाने के लिए, चीजों को आगे बताने के लिए, और वो हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए सीखने के लिए। जैसा मैंने कहा ना, हम सबसे कुछ सीख रहे हैं, तो हम आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो दिस इज वेरी गुड, यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब, जस्ट गो अहेड। हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे डॉक्टर से कनेक्ट करके इनके जो एक्सपर्टीज है वो हम इतने लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जारी रखिए ये सीरीज देखना वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।